नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट्स होने वाले हैं, जिसमें कुल लगभग 30-32 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे, जो नेट, जेआरएफ, सेट या फिर क्रेट या किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला होगा। शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से कि देखिए, थोड़ा इसमें कट जाएगा वीडियो में, ठीक है, तो मैनेज कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सिद्धांत के बारे में सत्य है? ऑप्शन सुन लीजिए। यह घटना को सरल ढंग से समझाता है, यह कैसे और क्यों जैसे प्रश्नों की व्याख्या करता है, यह एक सुविकसित व्याख्यात्मक प्रणाली हो सकती है। तो दोस्तों, इसमें तीनों के तीनों सही हैं, ठीक है, तो उपरोक्त सभी ये सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायाधीश अनिवार्य है? तो इसमें देखिए पूछा गया है कि कौन सी विधि में प्रतिनिधि न्यायाधीश अनिवार्य है। सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, व्यक्तिगत अध्ययन और नैदानिक विधि। इसमें सर्वेक्षण विधि सही आंसर होगा। न्यायाधीश से बहुत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नेट हो, जेआरएफ हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस हो, उसमें सर्वेक्षण से उसमें न्यायाधीश से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो संभाव्यता और असंभाव्यता न्यायाधीश दो न्यायाधीश होते हैं, इसमें सर्वेक्षण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी? यदि कोई अनुसंधान समस्या विजातीय जनसंख्या से संबंधित है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? क्लस्टर न्यायाधीश, स्तरीकृत, सुविधाजनक और लॉटरी विधि। देखिए, इसमें सुविधाजनक और लॉटरी विधि ये दोनों तो गैर संभाव्य हो गए। बाकी इन दोनों में से कौन सा होगा? तो स्तवक होगा या फिर स्तरीकृत? तो स्तरीकृत होगा, ठीक है। खैर, मुझे आप लोगों से यही पूछना था कि इसमें से कौन सा गैर संभाव्यता है, लेकिन मैंने ही बता दिया। बाकी ये बी सही हो जाएगा, स्तरीकृत न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इस प्रकार के न्यायाधीश में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। इस प्रकार के न्यायाधीश में कुछ लोगों के चयन की संभावना दूसरों से अधिक रहती है। अब यहाँ आप लोग बताइए, संभाव्य न्यायाधीश होगा, गैर संभाव्य, कोटा या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए दो होते हैं, संभाव्य न्यायाधीश और असंभाव्य न्यायाधीश। संभाव्य न्यायाधीश में कौन कौन से आते हैं? सरल यादृच्छिक आ जाता है, स्तरीकृत आ जाता है, क्लस्टर आ जाता है, स्तवक भी और व्यवस्थित भी संभाव्यता में आ जाता है। दूसरा असंभाव्य न्यायाधीश, इसमें कई आते हैं, जैसे सुविधा न्यायाधीश कह सकते हैं, स्वकार्य भी कहते हैं इसको, स्वदेशी हो सकता है, प्रयोजनवादी हो सकता है, कोटा, एक्सीडेंटल, स्नोबॉल, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो दूसरों से ज़्यादा संभावना किस में होगा? संभाव्यता में होगा, गैर संभाव्यता में होगा, कोटा में होगा, ठीक है। तो गैर संभाव्यता में होगा, क्योंकि हो तो कोटा में भी सकता है, लेकिन संभाव्यता में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सबको समान होता है, सबको समान अवसर मिलते हैं, ठीक है, संभाव्य में। गैर संभाव्यता और कोटा, तो कोटा गैर संभाव्य में आ जाता है, ठीक है। तो गैर संभाव्यता में कई आ जाते हैं, जैसे सुविधाजनक, स्वदेशी या प्रयोजनवादी, कोटा, आकस्मिक और स्नोबॉल सभी आते हैं। तो कोटा को छोड़कर गैर संभाव्य के साथ हम लोग जाएंगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने का समान अवसर प्राप्त होता है? प्रत्येक व्यक्ति को चयनित किए जाने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये देखिए, पीछे अभी क्वेश्चन में मैंने बताया कि संभाव्यता न्यायाधीश जो होता है, संभाव्य न्यायाधीश, उसमें सबको समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? कौन सी अनुसंधान विधि सूचित सहमति की कमी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है? ऑप्शन गहन साक्षात्कार, दूसरा सामग्री विश्लेषण, तीसरा गुप्त अवलोकन और चौथा व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन हो नहीं सकता, गुप्त अवलोकन होगा नहीं, गहन साक्षात्कार भी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा सामग्री विश्लेषण। एक ही बचता है, सामग्री विश्लेषण, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है
उसमें ऑप्शन है कि जनसंख्या सामान्यीकरण, यादृच्छिक न्यायादर्श के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष, शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं वो, या फिर पारिस्थितिकी सामान्यीकरण। इसमें पारिस्थितिकी सामान्यीकरण सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जब एग्ज़ाम हम दे रहे होते हैं तो उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा कितना काम करता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परीक्षा तो सभी देते हैं और पढ़े सभी लोग होते हैं, लेकिन किसी को भी 50 के 50 क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ अन्य परिस्थितियों पर लागू किया जा सके पारिस्थितिकी सामान्यीकरण ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है? यह एक सामान्य विधि है जो किसी शोधकर्ता द्वारा शोध के कार्यान्वयन करने के लिए अपनाई जाती है। यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है। यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है। यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए रूपरेखा है। बताइए इसमें क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ रूप में और चरों के बीच कोई अंतर होता है। ये देखिए, हाइपोथेसिस जो होता है, जीरो हाइपोथेसिस, इससे भी क्वेश्चन आते ही आते हैं और कई शिफ्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी रिक्त परिकल्पना की बात किया जाए, फिर उपकल्पना की बात किया जाए, तो उनके बीच कोई अंतर नहीं होता। जब चरों के बीच कोई अंतर नहीं रहता तो उसे हम रिक्त उपकल्पना या फिर रिक्त परिकल्पना कहते हैं। रिक्त उपकल्पना शून्य हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुसंधान के उद्देश्यों को शोध के पहले अध्याय में वर्णित किया गया है। शोधकर्ता में विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, सही बात है। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, ये भी सही है। तो सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसमें उपकल्पना का वर्णन नहीं किया जा सकता है? देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्य और प्रश्न रूप में, घोषणात्मक शब्दों में, सामान्य परिभाषिक शब्दों में। देखिए, शून्य परिकल्पना, देखिए उपकल्पना जो होता है, जब भी हाइपोथेसिस का हम कभी भी मेजरमेंट करते हैं ना, तो वो शून्य ही होता है, शून्य परिकल्पना का ही मेजरमेंट होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सामान्य परिभाषिक शब्दों में वो उपकल्पना हाइपोथेसिस जो होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं के साथ जाएंगे। तो सामान्य परिभाषिक शब्दों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अच्छी परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? अधिकांश ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक विशिष्ट और सुसंगत होना चाहिए। दूसरा है ऐसे ढंग से निरूपित कथन जिसका तथ्यों के द्वारा परीक्षण किया जा सके। तीसरा है सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, तीनों सभी सही हैं। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ कई लोग को लगता होगा कि सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं है, यहाँ तो नहीं लिखा है तो सही हो जाना चाहिए सी वाला, अरे सी वाला तो गलत हो जाना चाहिए। मतलब दायरा, देखिए सीमित दायरा और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। परिकल्पना जो होता है वो एक रूपरेखा होता है, वो फाइनल आउटपुट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अनुसंधान में उद्देश्यों को प्रश्नों के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। अनुसंधान में उद्देश्यों को कथन के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। शोध के उद्देश्य शोध निबंध के पहले अध्याय में वर्णित होते हैं। बिल्कुल सही, तीनों सही हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सही यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान की दिशा में सबसे पहला कदम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि एक समस्या का चयन करना, दूसरा है समस्या की खोज करना, तीसरा समस्या का पता लगाना, चौथा समस्या की पहचान करना। यहाँ लगेगा कि कौन सा लगाएं, ए लगा दें, बी लगा दें, सी लगा दें या फिर डी लगा दें। एक्चुअली देखिए, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आता है, कई बार आया भी है।
यहाँ समस्या का पता लगाना सही आंसर हो जाएगा। वो समस्या की खोज जैसे मतलब रिसर्च करने के पहले हमारा ये एग्ज़ाम होता है ना, समस्या का पता लगाना यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोध समस्या किन परिस्थितियों में संभव है? उपयोगिता और प्रासंगिकता होनी चाहिए, खोज योग्य है, और ज्ञान में कुछ नया जोड़े। ये सभी सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जून 2007 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सिद्धांत का कार्य है? कौन सा सिद्धांत का कार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का कार्य है? वर्तमान ज्ञान का सारांश, भविष्यवाणी करना, घटनाओं की व्याख्या करना, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ वर्तमान ज्ञान का सारांश सही है, भविष्यवाणी भी करता है, घटनाओं की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो तीनों सही हो जाएंगे, तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम छोड़ कर जाते हैं आप लोग के लिए, वो हम बोल देते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा हमें। क्वेश्चन है कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं। क्वेश्चन फिर से सुनिए। मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन है आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता, आंतरिक वैधता और बाहरी वैधता। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुन लीजिए। आंतरिक विश्वसनीयता, बाहरी विश्वसनीयता, आंतरिक वैधता और बाहरी वैधता। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही रह देते हैं। अगले वीडियो में इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।